मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी को पता है कि अभी क्लास 10th का परीक्षा होने वाली है, 12th की परीक्षाएं समाप्त हो रही है। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय के सारे क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, आप लोगों के कथनानुसार। कृपया आज मैं फिजिक्स का कल से जहां तक दिया था उससे आगे का प्रश्न लेकर आया हूं। आप सभी छात्र छात्राएं इन सारे प्रश्नों को बड़े ध्यान से मनन करेंगे और उत्तर पुस्तिका पर लिखने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग इन सारे प्रश्नों को देखें। पहला क्या है कि कक्षा 10th का भौतिकी का VVI प्रश्न 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। प्रश्न है हम लोग का कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है तो क्या होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, तो हम लोग लिखेंगे सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर उत्तर हम लोग लिख सकते हैं आभासी वस्तुओं के आकार का। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं आभासी वस्तुओं के आकार का, आभासी वस्तुओं के आकार का, आभासी वस्तुओं के आकार का। फिर तीसरा प्रश्न है हम लोग का मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में बनता है? तो अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। तीसरा प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। चौथा प्रश्न है तो तेल का कागज होता है, तेल का कागज होता है, कैसा होता है? तो पारभाषक होता है। पारभाषक का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से प्रवेश करता है या आंशिक रूप से बाहर जाता है, उसे हम लोग पारभाषक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर तेल का कागज जो होता है वह पारभाषक पदार्थ होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण के चौड़ाई का दर्पण का क्या कहा जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे द्वारक कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरी होता है, कितना होता है? तो 25 cm होता है। कितना होता है? 25 cm होता है। फिर से क्वेश्चन कि सामान्य मानव नेत्र का दूरी होता है, कितना होता है? तो 25 cm का होता है। कितना होता है? तो 25 cm का होता है। उसके बाद सातवां प्रश्न है बुआ जी कि आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार कैसे होता है? आंख का व्यवहार कैसा होता है? तो उत्तर लेंस की तरह का होता है। अगर हम लोगों से प्रश्न आ जाए कि आंख का व्यवहार कैसा होता है, आंख का व्यवहार होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तर लेंस की तरह होता है, उत्तर लेंस की तरह होता है। आठवां क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग लिखेंगे कि परितारिका नियंत्रित करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि जो वस्तु
जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है बुआ? तो दूरदृष्टि दोष होता है। फिर 10वां क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? तो 0 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है। फिर 11वां क्वेश्चन देखिए कि दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं लाल रंग का होता है। क्या होता है बुआ? लाल रंग का होता है। 12वां क्वेश्चन हम लोग का है, 12वां क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ जी? रेटिना कहलाता है। फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, 12वां क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है, तो वह रेटिना कहलाता है। उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि वह रेटिना कहलाता है। फिर 13वां क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है? तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है? तो हम लोग लिख सकते हैं लाल रंग का दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य का जो रंग होता है वह बिल्कुल लाल नजर प्रतीत आता है। इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न लिखा हुआ है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, कैसे? तो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। 15वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 15वां क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? तो 180 डिग्री का होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 180 का होता है। 16वां क्वेश्चन है वो, फिर से सुन लीजिए 16वां क्वेश्चन कि विद्युत धारा का प्रवाही चालक में गतिशील कण होते हैं, तो कौन सा होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाहित चालक में गतिशील कण होते हैं, कैसा होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का होते हैं, इलेक्ट्रॉन का होते हैं, इलेक्ट्रॉन का होते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध कैसा होता है? तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कैसा होता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आप सभी छात्र छात्राओं ने यह क्वेश्चन देखा है। फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, सभी छात्र छात्राएं बड़ी ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि यह फिजिक्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से समझ लीजिए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और वस्तु के आकार का होता है। तीसरा प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। चौथा क्वेश्चन है तेल का कागज होता है तो पारभासक होता है। तेल का कागज कैसा होता है? पारभासक होता है। तेल का कागज कैसा होता है? पारभासक होता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्वारा कहा जाता है। दर्पण के चौड़ाई का दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारा कहा जाता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र का दूरी होता है तो 25 cm होता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि सामान्य मानव नेत्र का दूरी होता है तो 25 cm का होता है। सातवां, आंख का व्यवहार होता है कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। आठवां क्वेश्चन है बुआ मेरे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है।
फिर से क्वेश्चन, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। 9वां क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, शून्य होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो शून्य होता है। फिर से सुन लीजिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो शून्य होता है। दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, लाल रंग का होता है। दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, लाल रंग का होता है। 12वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है रेटिना कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह कहलाता है रेटिना कहलाता है। 13वां क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण से। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से? तो प्रकाश के कारण से। 14वां क्वेश्चन है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। 15वां क्वेश्चन है बुआ मेरे, मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 180 डिग्री का होता है। मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 180 डिग्री का होता है। 16वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा प्रवाहित चालक में गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का होते हैं। किसका होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का होते हैं। और 17वां क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोधक कैसा होता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी छात्र छात्राओं के सामने ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो 2017 के हैं और बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि देखा गया है कि इस साल 2017 से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए मेरे 10th क्लास के सभी छात्र छात्राओं सीतामढ़ी के इन सभी प्रश्नों को आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि यह सब 2017 का है। अब मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। कल मैं फिर आप लोगों के लिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण विषय प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा जो आप लोगों को परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अतः मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही विनती करता हूं कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद 10th की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इसलिए उसकी तैयारी अभी से ही जोर शोर से आप सभी बच्चे करेंगे। मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि माता सरस्वती आप सभी लोगों को परीक्षा में पूर्ण सफलता दिलाए। और आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही निवेदन है कि मेरे इस पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाने में आप सभी छात्र छात्राएं सहयोग करेंगे। गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अन्य छात्र को भी इन सभी प्रश्नों का, इन सभी पढ़ाई पठन पाठन के कार्यों को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आशीष देता हूँ। धन्यवाद।